एक्स सीडीएस बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया को हमेशा 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। तब काफी लोग इस चीज को और इस चीज के सीरियसनेस को शायद नहीं समझ पा रहे थे, पर अब इंडियन मीडिया में और काफी सारे लोगों में इस बात पर बात होनी चाहिए कि इंडिया को अब 3.5 फ्रंट ऑफ वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक को किस तरह से आगे बढ़ाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही और काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा कि जो फैक्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो नेशनल मीडिया या फिर कोई भी मीडिया चैनल इस बारे में बात नहीं कर रहा है। और यही तो मजा है इस चैनल की, डीजे एक्सप्लेन में इसी तरह की चीजों के बारे में बात होती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थ्योरीज के बारे में बातें होती हैं। और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो नीचे कमेंट में जरूर क्या करो, ताकि हमें अगली वीडियो में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए, या फिर उस शायद हो सके तो उस टॉपिक पे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो ही बना दें। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हमारे एक्स सीडीएस है जनरल विपिन रावत, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शायद एक बात कही थी, जहां पर उन्होंने बोला था कि इंडिया को हमेशा 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। अब 2 फ्रंट ऑफ वॉर तो लोग समझते थे कि चलो 2 फ्रंट का वॉर हो सकता है। कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया के मैप को देखें तो आप देख सकते हो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरा तरफ है चाइना। तो 2 फ्रंट ऑफ वॉर तो हमें साफ दिख रहा था, पर यहाँ पे वो 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर क्या किस चीज के बारे में कह रहे थे। तो अगर इसी आर्टिकल को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 0.5 उन्होंने रेफर किया था, जो इंटरनल सिक्योरिटी है इंडिया की। इंडिया के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अब जैसे सो माओवादी बोल सकते हैं, अरबन नक्सल मान सकते हैं, या फिर और भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट मान सकते हैं। काफी सारी चीजों के बारे में उन्होंने इंडिकेट किया था कि इंडिया खुद ही से परेशान है इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। अब जैसे कि अभी धुरंधर मूवी में एक डायलॉग आया था ना कि हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, हालांकि ये बात रियलिटी में भी अजीत डोभाल जी ने कहा था। तो ये था कि 2 फ्रंट तो हमें पता है कि वो चाइना और नॉर्थ पाकिस्तान यानी कि वेस्ट की तरफ से होगा। ठीक है, पोटेंशियली अटैक है कि वो तो फिक्स है ना कि वो तो अटैक तो होंगे। लेकिन फाफ जो थे वो थे इंटरनल एनिमी, जैसे एंटी नेशनल एलिमेंट एंड ऑनगोइंग इंसर्जेंसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है। ठीक है, इंसर्जेंसी वगैरह इस तरह की चीजें, तीन तरह की चीजों के बारे में काफी ज्यादा बारे में उन्होंने बोला था, कंट्री को वार्न भी किया था कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। पर अभी डायनामिक्स काफी बदल गई है। आप सभी को पता है कि जो एक लीडर है बांग्लादेश में उस्मान हादी, इनके डेथ के बाद काफी ज्यादा लोगों ने ये आरोप लगाया कि इनके डेथ के पीछे इंडियंस का हाथ है। इंडियंस का हाथ मतलब कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी और रॉ का हाथ है। अब अगर ध्यान से अगर आप देखा जाए तो इंडिया को इस आदमी को एलिमिनेट करके एक्चुअली में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। उससे तो इंडिया की इमेज को नुकसान ही हुआ कि एक आदमी जो ऑलरेडी एंटी इंडिया है, अगर वो मरता है और उसका आरोप भी इंडिया पे लगता है, तो उससे तो इंडिया का इमेज तो और भी डिस्ट्रॉय हुआ ना। अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप सभी को पता होगा कि मालदीव मालदीव में जब इलेक्शन हुए थे, मालदीव में, तो काफी कम लोगों को पता है कि मालदीव के जो अभी के जो करंट चीफ मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मेजू, उनका तो पॉलिटिकल कैंपेन ही था इंडिया आउट। उसके बावजूद भी इंडिया ने कभी उसको एलिमिनेट नहीं किया, जबकि वहां पर इंडियन आर्मी की प्रेजेंस भी थी। और मालदीव में हम लोग पास्ट में भी एक मिलिट्री ऑपरेशन कर चुके हैं, जब हमने उन्हें तब एलिमिनेट नहीं किया इतना बड़ा थ्रेट होते हुए भी। तो एक छोटा सा लीडर जो ना तो कोई पॉलिटिकल लीडर है, जो हो सकता है कि फ्यूचर में पॉलिटिकल लीडर बन सकता था, तो इसे इंडिया एलिमिनेट क्यों करता। अब इसका एलिमिनेट करने, अगर इससे पाकिस्तान एलिमिनेट करता है तो उससे भले ही इंडिया का नुकसान होता है, क्योंकि इससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में और भड़काए जा सकते हैं। और बांग्लादेश में जो करंट ऑपोजिशन है वो पावर में और अच्छे से बांग्लादेश को जकड़ सकती है, या फिर इलेक्शन में एडवांटेज मिल सकता है। अब ये तो रहे बांग्लादेश की बात। और अभी 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 कुछ देर पहले एक अपडेट आई है जहां ये पता স্বামীকে গ্রেফতার করে कि बांग्लादेश के जो पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने कहा कि 2 आदमी थे इस पूरे कांड में, जो वो भाग के मेघालय के रास्ते इंडिया आ गए हैं। अब इन्होंने खुद बोला कि वो बांग्लादेश से भाग के मेघालय के रास्ते इंडिया आए हैं, और मेघालय पुलिस ने भी शायद उनमें से 2 या कुछ हैंडलर वगैरह को पकड़ा है। तो ये वो इंटरव्यू है जहां पर वो बता रहा है। জনৈক পুত্রীর নিকট হস্তান্তর করে পুত্রী এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে। স্বামী মেঘালয় রাজ্যের
তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि किसी कार के थ्रू मेघालय ले जाया गया दो आदमी को, और मेघालय पुलिस और जो बांग्लादेश की पुलिस है आपस में इनफॉर्मल तरीके से बात करके आखिर उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। यहाँ पे दो लोगों का इन्होंने यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। पर आपको पता है कि ये अभी उनकी तरफ से जो बातें की गई है अभी इंडियन या फिर मेघालय पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को अभी आगे नहीं बताऊंगा या फिर नहीं दिखूंगा। अब ये जो 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर वाली बातें हैं, अब मैं 3.5 ऑफ वॉर क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज हम समझते हैं कि आप बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि बांग्लादेश बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब से बांग्लादेश में 2024 से शेख हसीना भाग के इंडिया आई है, उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच के जो डिफेंस रिलेशन है वो काफी इंप्रूव है, वो काफी इंप्रूव है। और उस इंप्रूवमेंट को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। पर इस खिचड़ी पकने से पहले एक दो चीज हम लोग और बताए थे। अब जैसे कि इस तस्वीर में आप देखो, जहां पर आप सभी को पता होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुआ, और उस डिफेंस डील में आप सभी को पता है कि डिफेंस डील ठीक उस तरह की जिस तरह के नेटो में एक डिफेंस डील एग्जिस्ट करता है, जिस तरह सीएसटीओ जिसमें रशिया और आसपास के देश आपस में एक डिफेंस डील करके बैठे हुए, उसी तरह का एक डिफेंस डील सऊदी अरब और पाकिस्तान ने कर रखा है कि पाकिस्तान पे हमला मतलब सऊदी अरब पे हमला, सऊदी अरब पे कोई अटैक करता है इसका मतलब पाकिस्तान पे कोई अटैक कर देता है, इस तरह के डिफेंस डील। अब आप सभी को पता है, यानी कि हम सभी को तो पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस डील में सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान के डिफेंस में नहीं आएगा, ठीक है। वो भले पैसा देगा, बहुत ही ज्यादा फंडिंग करेगा उसके मिलिट्री में, ये सब हो सकता है, और बदले में सऊदी अरब को क्या मिल रहा है, पाकिस्तान के सैनिक सैनिक तो उनके यहां भी थे, उनको मिल रहा है बस जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर शील्ड है उसका सुरक्षा कवच मिल रहा है सऊदी अरब को। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, अभी से रिलेशन अमेरिका का बताता हूं। अब जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील एग्जिस्ट करती है, और जिस तरह से शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन, डिफेंस रिलेशन जिस तरह से इंप्रूव हो रहे, इससे कई सारे जियोपॉलिटिकल एनालिटिक्स और बाकी सारे जो भी मीडिया बड़े बड़े हाउस है, ये इस बात के स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, और यहां तक कि खुद पाकिस्तान में भी बातें हो रही है। अभी आपको पता होगा कि जो मैंने एक वीडियो भी डाला है, शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जहां पर जो पाकिस्तान के पीएम के पार्टी के यूथ विंग के लीडर ने ये ऑफिशियली कहा था कि अगर इंडिया बांग्लादेश पे किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन लेता है तो बदले में पाकिस्तान की मिसाइल इंडिया को अटैक कर देगी। अब पहली बात एक बहुत ही छोटी सी बात है, इंडिया बिना वजह पाकिस्तान पे अटैक करेगा क्यों करेगा, ठीक है। अब क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेश में जो भी फंडामेंटलिज्म है या फिर जो भी एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते हैं कि इस तरह के डील हो, और जैसा कि बांग्लादेश हमेशा नॉर्थ ईस्ट को लेकर धमकी देते हैं, पता नहीं उनका सिस्टर को लेकर क्या ही ऑब्सेशन है, और वो भूल जाते हैं कि अगर इंडिया के पास 7 सिस्टर है तो बाकी उनके भाई भी है, बचा लेंगे उनको। और ये प्रोटेस्ट अभी जिस तरह से हो रहा है ना, एंटी बांग्लादेश प्रोटेस्ट पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जाके देख ले तो समझ में आ जाएगा उनको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जिस तरह से इन सारी चीजों के बारे में अगर आप देखो, अगर आप एक स्पेकुलेशन मानो कि जिस तरह की सिचुएशन अभी बन रही है, उस सिचुएशन में अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील होता है तो क्या होगा, ध्यान से देखना अभी मैं क्या बताने वाला हूं। अगर आप इस मैप को देखते हैं, अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं, तो आप ये जो मैं बताने वाला हूं, इससे पहले मैं कुछ और चीजें भी इसमें ऐड करता हूं, ध्यान से देखना इस मैप को। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अगर एक डिफेंस डील होता है तो उससे क्या होगा, जब तक शेख हसीना थी बांग्लादेश में तब तक ये वाली जो बॉर्डर थी, पूरा का पूरा जो बांग्लादेश बॉर्डर था ये सेफ था, यहां पर इंडियन आर्मी को उतने ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी ही नहीं पड़ती थी। तो हमारा सारा फोकस कहां होता था, चाइना पे या अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर पे, इधर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे का सारा ट्रूप्स कहां होते थे हमारे इंडियन आर्मी के, पाकिस्तान में।
अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गया कि इंडियन आर्मी की इतनी ज्यादा हेवी डिप्लॉयमेंट है कि यहां से वो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक डिफेंस पैक्ट होता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कुछ भी होता है और अगर बांग्लादेश इंडिया के इस बड़े बॉर्डर पर अगर अटैक करता है तो इंडिया के लिए यहां बहुत ही बड़ा सरदर्द है। और भी प्रैक्टिकल ये सरदर्द है क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया का करीब 4,500 या 4,000 के आसपास का किलोमीटर का बॉर्डर है। तो आप समझो कि कितना बड़ा बॉर्डर है। और इस तरह के बॉर्डर अगर कोई अटैक करता है तो उसका क्या इंप्लीमेशन हो सकता है, उसका फ्यूचर में आने वाले टाइम में इंडिया क्या करेगा इसको बचाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया अपने बहुत सारे जो ट्रूप्स है जो इन्होंने चाइना या फिर पाकिस्तान में लगा कर रखा है उन सारे ट्रूप्स को ये बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर पे यहाँ पे लगाएगा। अब अगर इंडियन आर्मी अगर इन सारे बॉर्डर पूरे सारे बॉर्डर पे अगर मिलिट्री बेसिस और जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करता है पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो आप सोचो कि वो आर्मी इतने सारे आर्मी कहां से आएंगे फौजी। तो या तो जो पीस कैंप में होंगे वो सारे लौटेंगे या फिर पाकिस्तान में जो हेवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है हमने उस पाकिस्तान के बहुत सारे डिप्लॉयमेंट को हम लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे यहां करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, इससे पाकिस्तान को शायद ऐसा लग सकता है कि कश्मीर वाले जगह में अगर फ्यूचर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया को वो आराम से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक कारण है। अब इसीलिए मैं जब यहां पे बोल रहा था कि इंडिया अब 2.5 नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट ऑफ वॉर की तरफ जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और 5 तो आपको पता ही है कि इंडियन का दुश्मन इंडियन तो खुद ही है। तो ये वीडियो का मेरा पूरा मकसद था बताने का, जहां पर पता नहीं मैं कितने से समझा पाया, पर मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था कि इंडिया को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा, क्योंकि बाकी सारे देश भी यही चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं एक और एंगल बहुत अच्छा एंगल बता देता हूँ। अभी अभी अगर आप अपने इस वीडियो को देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें पाकिस्तानी और आईएसआई का हाथ तो जरूरी होगा। पर अगर ध्यान से देखो कि चाइना चाइना के लिए भी तो उतना ही बड़ा एडवांटेज है ये। चाइना भी तो चाहेगा कि पाकिस्तान, चाइना जिस तरह पाकिस्तान को हेल्प करता है ताकि ये वाला एरिया यहाँ से जो इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाले हैं वो रास्ता जो बना रहे हैं ये वाला एरिया अगर उन्हें मिलेगा और चाइना पाकिस्तान का अगर साथ अगर फ्यूचर में अगर आपस में कोलैबोरेशन रखते हैं तो इंडिया के ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कोई वॉर में चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और अगर बांग्लादेश यहां से आता है गलती से चिकन नेक वाला ये वाला एरिया जाता है जो कि बांग्लादेश का आता है तो उससे क्या होगा, उससे चाइना ही तो एंट्री करेगा यहां से। तो अब यहाँ साफ देख रहे हैं यहाँ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इसके अलावा हमने तो सुना था कि बांग्लादेश में जब कांड होना शुरू हुआ था तो यहाँ तो यूएस इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे आप देखो तीन चीजें हो रही हैं एक साथ। पहली चीज पाकिस्तान का तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट साफ दिखाई दे रहा पाकिस्तान और चाइना का। यूएस का इंटरेस्ट क्या था, तो अगर यूएस, जो कि आप सभी को पता है कि यूएस ने शेख हसीना को कहा था कि उन्हें एक मिलिट्री बेस की जगह दिया जाए। मिलिट्री बेस कहां जाता है क्योंकि पाकिस्तान में यूएस का तो मिलिट्री बेस है ही। और अगर बांग्लादेश में मिलिट्री बेस मिल जाए तो वो चाइना को भी यहां से नजर रख सकता है और इंडिया को भी चेक पॉइंट पर रख सकता है। तो ये था यूएस का ग्रैंड प्लान। पर पता नहीं अब यहाँ पे बांग्लादेश में चाइना और यूएस आपस में क्या डील कर रहे हैं। क्या ऐसा डील वो कर रहे हैं कि इंडिया को कंट्रोल कर, चाइना और यूएस मिलकर यहाँ इंडिया का कंट्रोल करना चाहते हैं, या इंडिया और यूएस मिलकर चाइना को कंट्रोल करना चाहते थे। शुरुआत में तो ये कॉन्फिडेंस में लिया गया था कि यूएसए ने इंडिया को बताया था ये बात, कई सारे पहले रिपोर्ट आ चुकी थी कि इंडिया से बोला गया था कि आप नेगोशिएट करो यहाँ पर देने के लिए एक मिलिट्री बेस। इस तरह के कुछ तो अपडेट्स आए थे पर एक्चुअली वो डील हो नहीं पाई। फिर शेख हसीना ने भी मना कर दिया। उसके बाद से बवाल शुरू हुआ पूरा। और अब इंडिया को 3.5 फ्रंट ऑफ वॉर से लड़ने का अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अभी तो दिख नहीं रहा। तो अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपके पास कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो वो भी मेरे साथ शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए दूसरे बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।